ये 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। पहला जो है वो है गोल्डबर्ग एंड वर्ग। इन दोनों ने ये लॉ प्रपोज किया था। अब ये जो लॉ है ये रिलेटेड टू speed of a reaction, speed or rate of a chemical reactions. For example, हमारे साथ ये जनरल रिएक्शन है, जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स A एंड B कंबाइन होती है और प्रोडक्ट C एंड D बनाते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि इस रिएक्शन का जो स्पीड है, रेट है, या इस रिएक्शन का इसमें जो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होती है जिस स्पीड से, वो स्पीड किस चीज पे डिपेंडेंट है उसके बारे में ये लॉ है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of the reacting substances. इसका मतलब ये है कि जितनी भी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस है उसकी प्रोडक्ट को ये स्पीड डिपेंडेंट करता है। इस फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका डिफिनीशन यूं है, डिफाइन करता हूँ पहले। Speed of a chemical reaction, speed or rate is directly proportional to the molar concentration of reacting substances. इसका मतलब ये है कि ये इन रिएक्टिंग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इस रिएक्शन का जो स्पीड है वो इस रिएक्टिंग सब्सटेंस है ए एंड बी, इस पे डिपेंडेंट करता है। अब यहाँ पर जिक्र है मोलर कंसंट्रेशन का। सो मोलर कंसंट्रेशन से क्या मतलब है? यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है एक्टिव मास। इसको हम एक्टिव मास कह सकते हैं। और एक्टिव मास वो मास है, वो रिएक्टेंट का वो मास जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। और हम इस एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्क्वायर ब्रैकेट से हम एक्टिव मास को या मोलर कंसंट्रेशन को, एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर ये डिफिनेशन वाज़ेह हो गया कि एक रिवर्सिबल या एक रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो उनकी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होती है उनकी एक्टिव मास पे डिपेंडेंट होता है। जैसे ही एक्टिव मास इंक्रीज होगा, जैसे ही मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा। मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, रिएक्शन का स्पीड डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं, अगर हम इस ए की मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैंने कहा कि हम मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर ए की अगर हम मोलर कंसंट्रेशन लिखना चाहे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी लाइक दिस। स्क्वायर ब्रैकेट में ए को लिखना है, अगर बी की लिखना चाहे तो वो ऐसा होगा। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में और बी का क्या मतलब है? यहां से इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव मास है ए का, ये स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और ये बी जो है ये मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है आप रिएक्टेंट बी। अब क्योंकि हमें पता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये लॉ अप्लाई करते हैं इस रिएक्शन पे और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं इस रिएक्शन पे। सो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा?
फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए एंड इट्स प्रोडक्ट विद एक्टिव मास ऑफ बी। अगर इस प्रोपोर्शनल या यहाँ पर इस साइन को मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट है के एफ। ये ऐसा बन जाएगा। ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर ये लिखना चाहें, बैकवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। यहां पर अगर मैं कांस्टेंट लगाना चाहूं तो कांस्टेंट है के आर। आर का मतलब है रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। सो यहां पर ये बन जाएगा। सो ये हुआ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बात करते हैं कि तो हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का डेफिनेशन सिंपली है कि एक रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो रिएक्टिंग सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर मोल्स हम ज्यादा लेंगे तो रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा, अगर मोल्स हम कम लेंगे तो रिएक्शन का स्पीड कम होगा। और ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक रिप्रेजेंटेशन लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब हमें पता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर दोनों जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होती है। सो इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है बैकवर्ड रिएक्शन। और यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन इसके बराबर है। ये हुआ फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू को पुट करें यहाँ पर और बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू को पुट करें यहाँ पर तो क्या होगा, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो के हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो के एफ होगा वो इसके बराबर होगा और वो इक्वल होगा के आर एन टू सी एंड डी। ये रिएक्शन बन जाएगा इक्विलिब्रियम में। अब हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं इसमें, रीअरेंजमेंट करते हैं इसमें तो क्या होगा फिर, रीअरेंजमेंट करने के बाद हम इस मोलर कंसंट्रेशन वाले को एक साइड पर ले जाते हैं और जो दूसरी कांस्टेंट है हमारे साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड उसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। सो इस तरह से एक रिलेशन बन जाएगा के एफ डिवाइड बाई के आर विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ या डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो ये बन जाएगा, ये एक इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास जो ये वाला पोर्शन जो होता है के एफ डिवाइड बाई के आर ये इक्वल होता है के सी और इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। के सी जो दोनों कांस्टेंट है यहाँ पर रिवर्सिबल या जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है वो इक्वल होता है के सी से और के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर मैं लिखूंगा इन दोनों के बजाय मैं लिखूंगा के सी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास केसी की जनरल फॉर्म आ गई, जनरल फॉर्म। यहां से इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, ये इक्वेशन हमें क्या जाहिर करता है, ये इक्वेशन हमें इसी से ये सी हमें कंसंट्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। यहां पर हमें इस जो रिएक्शन इस जो फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में अगर हमें कंसंट्रेशन पता चलेगा तो इसकी थ्रू हम केसी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं।
केसी हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन का जितना वैल्यू होगा, एक रिएक्शन का अमाउंट या एक रिएक्शन का रिएक्टेंस और प्रोडक्ट का रेशो कितना होगा, इसको हम केसी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ केसी के लिए जनरल डिराइवेशन। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे, केसी की अगर हम डेफिनेशन करना चाहे तो वो ऐसी होगी, यह इस इक्वेशन से हम केसी को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन ये होगा कि इट इज अ रेशो, इट इज अ रेशो टू द मोलर, इट इज अ रेशो ऑफ मोलर concentration of the product, it is a ratio of the product, it is a ratio of the product of molar concentration of product, molar concentration of product to that of reactant, to that of reactant। यहां से हमने इसको डिफाइन किया कि ये रेशो है, अगर हम प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट ले और रेशो ले प्रोडक्ट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को भी प्रोडक्ट में ले, इसको हम केसी कह सकते हैं। लेकिन सिंपली आप ये जान लें यहाँ पर कि लॉ ऑफ मास एक्शन का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि ये हमें एक रिएक्शन का स्पीड बताता है कि स्पीड किस चीज से रिलेटेड होती है या किस चीज पे डिपेंडेंट होती है। सो स्पीड डिपेंडेंट होती है एक्टिव मास या रिएक्टिंग सब्सटेंस की एक्टिव मास पे या उसकी मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन का फार्मूला है, इक्वेशन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है। और इसको सॉल्व या रीअरेंज करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसे हम केसी कहते हैं। और केसी है, केसी हमें ये एक रिएक्शन की एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन बताता है कि इसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। सो इस